असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। प्रारंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग ने 8 जनवरी 2026 तक के करेंट अफेयर्स का वीडियो देखा था। कुछ व्यस्तता के कारण हम पिछले 5 दिनों का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर पाए थे। हालांकि आपको पीडीएफ इसके टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहे थे। आज हम लोग इसको रिकॉर्डिंग के रूप में आपके सामने 9 जनवरी से लेके 13 जनवरी के बीच का करेंट अफेयर्स आपके सामने लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल घटनाएं हुई है, उसकी चर्चा आज हम इस करेंट अफेयर्स में करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 53वां विश्व पुस्तक मेला 53rd नंबर का वर्ल्ड बुक फेयर जो है 2026 वो भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका थीम क्या है? थीम है भारतीय सैन्य इतिहास का 75 वर्ष की आयु में शौर्य और ज्ञान। ये भारत की आज़ादी का जो 75 वर्ष पूरे हुए थे, उसके बाद में जो भारत ने इस बीच में क्या उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में ये चर्चा करके थीम रखा गया था। इसका जो है आयोजनकर्ता कौन है तो आपसे पूछेगा शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ऐसे करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको बता देते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो शिक्षा मंत्रालय के नेशनल बुक ट्रस्ट, एक शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, वही इसका आयोजन करती है। और इसके गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन है तो कतर है। आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित भारत मंडपम में 13वें विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन था तो कतर था। और फोकस कंट्री कौन है तो वो स्पेन है। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, फोकस कंट्री स्पेन है। और शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? मानव संसाधन विकास विभाग, जिसको मंत्रालय जिसको पहले कहा जाता था, उसी का नाम अब शिक्षा मंत्रालय है। तो अब शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत मंडपम पुस्तक मेला में विश्व पुस्तक मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन। वस्त्र मंत्री जो है, भारत के वस्त्र मंत्री भी वर्तमान में कौन है तो वर्तमान भारत के वस्त्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। तो वस्त्र मंत्री जो होते हैं राज्य के, उसका सम्मेलन हुआ है असम के गुवाहाटी में हुआ है। असम के गुवाहाटी में, आप लोग इसको याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। असम में ही गुवाहाटी में ही लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल है, जिसका नाम भूपेन हजारिका सड़क सेतु है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। बहुत लोग इसको ब्रह्मपुत्र नदी मार देंगे, लेकिन ये गलत है। लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम में मानस, काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क स्थित हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और हमने बताया था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला पहला राज्य असम बना है। असम के अहोम साम्राज्य के मोइदम को भारत के यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। असम का लोक नृत्य सत्रिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर के परिसर में जो है, इसके स्थापना के मतलब इसका जो आक्रमण हुआ था, उसके आक्रमण के 100 वर्ष पूरे होने और आज़ादी के बाद 1951 में जब ये पुनर्निर्माण हुआ था, उसके उपलक्ष्य में 75 वर्ष जो पूरा हुआ सोमनाथ मंदिर का, तो उस पर्व में उस मंदिर परिसर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया भारत सरकार के द्वारा। प्रभास पाटन में ये मंदिर है गुजरात में, और इसके मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और ये मंदिर जो है वो सूर्य भगवान को भी समर्पित है। और मतलब हम लोग जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और ये गुजरात में स्थित है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण जो है कई चरणों में किया गया। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसका निर्माण जो है
महाभारत काल में हुआ, फिर उसके बाद वर्तमान समय में भीमदेव राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। तो इसके निर्माण के कई बार इसके बनने और बिगड़ने की कहानी है। 1026 ईस्वी में जो महमूद गजनबी था उसने इस पर आक्रमण किया और इसको लूटा, और लूटने के बाद जो है इसमें पुनर्निर्माण जो 1951 ईस्वी में किया गया था। तो इसको लेके कई बार निर्माण किया गया इस मंदिर का। तो इसके अभिमान 100 वर्ष पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन गुजरात के पाटन में किया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। एक पंखुड़ी नामक एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो आपसे पूछेगा क्या है, तो यह है कि महिला में जो भी हितधारक हैं, महिला संबंधित योजनाओं के, महिला संबंधित कार्यों के, उसके में समन्वय, पारदर्शिता तथा हितधारक को शामिल करने के लिए क्या लाया गया है, एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। UIDAI ये एक संस्था है जो कि भारत में क्या बनाती है, तो ये भारत में आधार कार्ड बनाने के लिए, आधार संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है या आधार संबंधित नियम कानून बनाने के लिए संस्था अधिकृत है। भारत सरकार की एक संस्था है UIDAI। इसके अध्यक्ष हैं श्री नीलकंठ मिश्रा जी। इन्होंने तिरुवनंतपुरम में केरल में आधार के नई लोगो यानी शुभंकर को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा है उदय। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि उदय किसका शुभंकर है, तो उदय जो है UIDAI आधार का है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि भारत का जो मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया। तो शुभंकर का नाम उसने अपना नाम सांख्यिकी रखा था जो एक महिला थी, और आधार ने अपना लोगो शुभंकर का नाम उदय रखा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसका निर्माण जो है, जो आधार का लोगो उदय है, इसका निर्माण किसने किया है, तो त्रिशूर के अरुण गोयल जी ने इसको बनाया है। आधार जो है एक 12 अंकों का एक अंक होता है जिसमें आपका ऑथेंटिकेट रूप से आपका बायोडेटिक डेटा संग्रहित रहता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आधार जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार ये पहचान का प्रमाण पत्र है, ना कि नागरिकता का। इसको आप लोग याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा, एक प्रकार का अश्वगंधा क्या है, ये जड़ी बूटी होती है, कई प्रकार की बीमारियों में प्रयोग होता है। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेतनी GI टैग दिया है। GI टैग भारत में एक बार में 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1999 का GI टैग का अधिनियम है, वाणिज्य मंत्रालय के तहत ये दिया जाता है। आपसे पूछ देगा ये 20 वर्ष की दिया जाता है, 25 वर्ष नहीं, ये दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। 1999 का अधिनियम है। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला है। भारत में सबसे अधिक GI टैग जो है वो उत्तर प्रदेश के पास स्थित है, और बिहार में कतरनी चावल, मिथिला मखाना जैसे उत्पाद को GI टैग प्राप्त है, मगही पान को भी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है UNDESA। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। इस टाइप के प्रश्न, जब बहुत सारे प्रश्न एग्जाम जो कि बहुत ही फैक्चुअल तरीके से डेटा पूछता है, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि UNDESA ने वित्त वर्ष में 2025-26 में भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, 7.2%। नासा, ये अमेरिका की यूरोप की अंतरिक्ष स्टेशन एजेंसी है। इसे भारत का इसरो है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, यूरोपीय संघ का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। उसी तरह से USA का नासा है। नासा ने अपने और यूरोपीय एजेंसी ने रणनीतिक कारणों से मंगल नमूना वापसी की योजना, एक कार्यक्रम लॉन्च किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मंगल ग्रह पर जाकर वहां से कुछ मिट्टी, कुछ उसके धूल कण और कुछ उसके खनिज तत्वों को वापस लेके पृथ्वी पर आना। तो उसके लिए मंगल नमूना वापसी मिशन लॉन्च किए थे, नासा करने चाहते थे, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इन दोनों ने ये मिशन को स्थगित कर दिया है। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टियों के नमूनों को पृथ्वी पर लाकर उनका विश्लेषण करना था। आप लोग याद रखिएगा कि किसका था, मंगल नमूना वापसी मिशन MSR किसका है, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का था। दूसरा, खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन 2026 का आयोजन
हुआ कहाँ हुआ? घोघला बीच, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में हुआ। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर पदक तालिका में कर्नाटक 11 पदक, तमिलनाडु 8 पदक और मणिपुर के पदक के साथ शीर्ष 3 स्थान में रहे। पर्ल डॉल्फिन इसकी शुभंकर थी। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की खेलो इंडिया गेम आयोजन करती है। इसमें खेलो इंडिया बीच गेम हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ जो कि इस बार का राजस्थान में हुआ, और खम्मा घनी इसके शुभंकर थे। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिंह था। उसके बाद खेलो इंडिया जल खेल होते हैं, खेलो इंडिया बर्फ़ के खेल होते हैं जो कि इस बार हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो भारत सरकार खेलों के फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं जो कि खेलो इंडिया दूसरा पैरा गेम्स दिल्ली में हुआ है। तो इन सारे चीज़ों का आप लोग याद रखिएगा कि भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार के खेलो इंडिया गेम्स आयोजित करते हैं। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया जल गेम्स और खेलो इंडिया बर्फ़ खेल जिसको हम लोग आइस गेम्स कहते हैं, उसका आयोजन करती है भारत सरकार। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की ही 75 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोरगोहान और 52 किलो भार वर्ग में निखत जरीन ने राष्ट्रीय खिताब जीता। आपसे पूछेगा जैसे राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न खेलों में खेल होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर में क्रिकेट में आप लोग रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी का नाम सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से बॉक्सिंग का जो राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो इस बार नोएडा में आयोजित हुआ और 75 किलो भार वर्ग में लवलीना बोरगोहान और 52 किलो भार वर्ग में निखत जरीन ने खिताब जीता। इसको आप लोग याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कहाँ खुलेगा? तो जयपुर राजस्थान में खुलेगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हम लोग जानते हैं भारत का पहला एआई सिटी जो है वो अमरावती बनेगा। भारत का पहला एआई युक्त सभी विश्वविद्यालय स्कूल में एआई पढ़ाना अनिवार्य करने वाला राज्य केरल बना है। पहली एआई टीचर जो है वो केरल ने लॉन्च किया है। पहली क्षेत्रीय भाषा में एआई एंकर उड़ीसा ने लॉन्च किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पहली एआई फिल्म इराह थी। जयपुर भारत के पिंक सिटी के नाम से मशहूर हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मक्का की नई किस्म बीएल त्रिपोसिनी, ये किस्म है जिसका नाम है बीएल त्रिपोसी। इसको विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, ये जो भारत का इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR दिल्ली है उसी की अनुषंगिक संस्था है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। इसके द्वारा बताए मक्का की नई किस्म विकसित की गई है। प्रो विटामिन ए तथा कम फाइटेड गुण में मौजूद ये फसल की गुणवत्ता है किसका? इसमें कम प्रोविटामिन है तथा फाइटेड गुण भी कम है जो कि खाद्य खाने के उपयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले हम बताए थे कि मक्का, धान सहित अन्य किस्मों की नई किस्मों की जो कि जलवायु सहिष्णु कृषि है, जो जलवायु अनुकूल है, उसके 166 किस्मों का शुभारंभ जो है या उसको लॉन्च जो है किसने किया था? तो लॉन्च किया था कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और हाल फिलहाल में भारत जो है वो धान के उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बन गया है। USA ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी तेल टैंकर मसीनेरा 1 को जब्त कर लिया है। इसका नाम जो है मसीनारा 1 या बेला 1 पहले कहा जाता था, को कब्जा कर लिया है। यह समुद्री कानून जो है 1982 के कानून है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सीज, ये जो अनक्लॉज है इस कानून का उल्लंघन मानता है रूस इसे, क्योंकि सभी को जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है जो कि किसी भी देश के जलीय समुद्री सीमा से बाहर होता है उसको बाह्य आर्थिक क्षेत्र या खुला समुद्री क्षेत्र कहा जाता है। उसमें सभी समुद्री देशों को बराबर अधिकार प्राप्त होता है। तो रूस ने इसका विरोधी माना है और अमेरिका भी वर्तमान समय अपनी कट्टर नीति को अपना रहा है और विश्व के कई देशों पर सैंक्शन लगा रहा है। खास करके वो ऊर्जा क्षेत्र में पकड़ मजबूत करना चाहता है ताकि वो अपनी फिर से पुरानी तरीके पर जो बादशाहत है वो कायम करना चाहता है।
आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा पर्यावरणविद माधव गाडगिल, जो कि पश्चिमी घाट के बचाने के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किए थे और उन्हीं के आधार पे जो है पश्चिमी घाट के लेके संरक्षण का कार्य किया गया था कि पश्चिमी घाट में कोई भी नए खनन कार्य नहीं होंगे, पट्टे लागू नहीं किए जाएंगे, लोगों को मतलब उचित तरीके से संसाधनों के दोहन की बात होगी स्थानीय लोगों का। तो उन्होंने पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष थे पर्यावरणविद माधव गाडगिल, और आईआईएससी बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का पढ़ाई शुरू हो इसके संस्थापक ये थे। पश्चिमी घाट हम लोग जानते हैं गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तक जाती है, फैलती है, और तमिलनाडु में भी इसका कुछ भाग फैला हुआ है। और ये नीलगिरी पहाड़ी पर आके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी का दोडा बेटा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो कि इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। भारतीय सेना के नीबे लिमिटेड के साथ अनुबंध पर खरीद किया गया। भारत की पहली स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक साथ में बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च करके दुश्मनों के हमलों पर ठिकाना कर सकती है। इसका नाम है सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर परमाणु ये रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, इसको आप लोग याद करिएगा। हम लोग गौरव क्या है आप लोग बताइएगा, गौरव क्या है? तो गौरव जो है परमाणु ग्लाइडेड बम है, इसको लिए हम लोग गौरव नाम रखा है भारत सरकार ने, गौरव। भारत का एक है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भारत का क्या है? तो सुदर्शन चक्र भारत का एक क्या चीज़ है? स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जो कि हवा में ही विदेश से आने वाले ड्रोन और हवाई मिसाइलों को मार गिराएगा, तो उसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया। स्वदेशी रक्षा एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे रूस का S-400 है ना जी, इजराइल का आयरन डोम है, उसके बाद THAAD थार्ड है किसका? अमेरिका का। तो ये सारी विश्व की कई प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली है, उसी में भारत का एक अपना खुद का सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। अगला है गोपीनाथ बारदोली, असम के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नाम पे गुवाहाटी का हवाई अड्डे का नाम गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। भारत का पहला नेचर थीम आधारित यानी प्राकृतिक वातावरण पे उस थीम को बनाया गया है। ऐसा टर्मिनल वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ये बन गया है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। आप लोग बताइएगा कि भारत का पहला वाटर प्लस हवाई अड्डा कौन है? तो वो है, और पूर्णतः सौर से चालित हवाई अड्डा कौन है? तो वो है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। जो आईईडी ब्लास्ट होता है जिससे बम होता है तो उसका अनुसंधान करने के लिए आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, और ये नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ये चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो मानेसर ट्रेनिंग सेंटर है उसमें के नेशनल बम सेंटर में वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। किसका? राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो पूछेगा NIEDMS का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ किया? तो NSG के मानेसर के राष्ट्रीय ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। और यह काम क्या करेगा? तो यह वैज्ञानिक साक्ष्य, जहाँ जहाँ भी बम विस्फोट होगा वहाँ साक्ष्य जुटाया जाएगा और वहाँ पे अनुसंधान किया जाएगा, बम विस्फोट के जांच को मजबूत किया जाएगा, और यह जो है कार्रवाई करने की प्रणाली को बेहतर बनाएगा कि कौन सा विस्फोटक का यूज हुआ, बम कहाँ कितने किलोग्राम का था, कैसी मात्रा थी, ये सारे चीज़ का ये विश्लेषण करेगा NSG जानते हैं भारत का एक प्रकार का पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे RPF है, CRPF है, CSF है, ITBP है, SSB है। उसी तरीके से भारत का ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ये सारे गृह मंत्रालय के तहत आते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना, ये भारत सरकार की एक योजना है। योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय BPSC का ये प्रीवियस ईयर है, आप लोग जाके इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जब भी किसी पुरानी योजना के भी बारे में हाल फिलहाल में चर्चा में रहे तो किसी भी योजना के बारे में पूछ, जैसे आप बिहार SI की एग्जाम उल्टा के देखिए उसमें पूछ देगा आपसे कि ये योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, आपसे पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 2017 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत
पहले बच्चे के रूप में 5,000 तथा दूसरा बच्चा यदि बेटी हो तो 6,000 की आर्थिक मदद डीबीटी के रूप में दी जाती, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता था डायरेक्ट महिलाओं के खाते में। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। इसके वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू की है। आप लोग याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वय वंदना योजना है वो चर्चा में क्यों है, तो इसके लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी फेशियल तकनीक के द्वारा वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की जाएगी, ताकि इसमें फ्रॉड नहीं हो, लीकेज नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इसकी जाँच के लिए। और यह योजना किसकी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था, उसी के जगह ये शुरू किया गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान बीकानेर में। हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा किए थे कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में भारत का पहली बार जो है पशु दस्ता जो है वो पशु दस्ता परेड करेगा। और पशु दस्ता का नेतृत्व कौन करेगा, तो वो करेगा ऊँट ही करेगा, जो 2 कुबर वाला ऊँट होता है वो ऊँट इसकी अगुवाई करेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत दुनिया के सबसे शीर्ष प्रवासियों वाला देश है, और भारत सरकार हर साल पहले 2003 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करती थी, लेकिन 2015 से इस सम्मेलन को द्विवार्षिक बना दिया, यानी 2 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाएगा। और चूंकि 2025 में इस प्रकार राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया था, तो इस बार कोई सम्मेलन नहीं हुआ, और 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी 2006 से इसका आयोजन किया जा रहा है, किसका, विश्व हिंदी दिवस का। आर्टिकल 343 का एक कहता है कि भारत का राजभाषा, नोट राष्ट्रभाषा, राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। इसको आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 को। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा कौन होगी, हिंदी होगी, आर्टिकल 343 कहता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। गंगा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ गंगा नदी समुद्र में जाके मिलती है, उससे पहले एक द्वीप बनाती है, जिसको हम लोग गंगा सागर द्वीप कहते हैं। उस द्वीप को मेन भूमि मुड़ी गंगा नदी के पास से जोड़ने के लिए एक जो सागर द्वीप है उसको जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण की घोषणा की है ममता बनर्जी सरकार ने। अभी यहाँ पे आप लोग नाव से या जो है इस द्वीप पर जहाज के जरिए जा सकते हैं। यह द्वीप पर ही मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला लगता है, और आप लोग ने नाम भी, कहावत भी सुना होगा, सब तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार। तो ये गंगा सागर वही गंगा सागर है, और यहाँ पे जाने के लिए पुल बनाने की घोषणा बंगाल सरकार ने की है। मुड़ी गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, मुड़ी गंगा पर बनाने का निर्णय लिया है। कुषाण कालीन सिक्के कहाँ मिले हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी से दूर रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला। आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कभी कोई प्रश्न में कि प्राचीन तक्षशिला गुरुकुल वर्तमान में पाकिस्तान के किस शहर में है, तो रावलपिंडी, सिंध, ऐसे का ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये तक्षशिला के रावलपिंडी में स्थित है। वहाँ पर मीर टीला एक जगह है, मीर टीला के पास कुषाण कालीन सिक्के तथा नीलमणि मिले हैं। इसका संबंध कुषाण वंश के अंतिम महान शासक वासुदेव से है। कुषाण भारत का एक राजवंश था। इसके संस्थापक कुजुल कुडफिसेस को माना जाता है, और ये भागवत संप्रदाय जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है उसको ये लोग मानते थे। और इसके सबसे प्रतापी राजा जो कनिष्क है, जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी, वो इसके सबसे प्रतापी राजा हैं। अगला है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0।
ये एक रिपोर्ट आया था, एनसीआरबी जो है गृह मंत्रालय के तहत संस्था है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसी के तहत जो गृह मंत्रालय के तहत काम करते इसने एक रिपोर्ट जारी किया था, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके तहत पहले स्थान पाने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। पुलिस पहले स्थान पे है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इसका राजधानी देहरादून है। भारत का पहला राज्य जिसने महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका के तर्ज पे वाटिका विकसित करने का निर्णय लिया है। सभी मतलब जो यूसी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड सरकार ने चलाया था, किसके लिए? तो पाखंडी बाबाओं के लिए ऑपरेशन काल नेमी चलाया था। वर्तमान में उत्तराखंड का धराली गांव, याद रखिएगा, चर्चा में पूछेगा, नदी का क्या नाम था? खीर गंगा नदी या क्षीर गंगा नदी। जो खीर गंगा नदी की बाढ़ से पूरा का पूरा धराली गांव जो है वो भस्म होके बह गया, ये भी आपसे नाम रखेगा। ज्योतिष मठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में कर दिया गया है। तो ये सारे चीज़ आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड संबंधित तथ्य को। देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट का शुभारंभ वर्चुअल रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जिला अदालत वायनाड में किया है। ये भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ बना है? तो जिला कोर्ट वायनाड में सीजीआई द्वारा शुभारंभ किया गया। इससे सारी प्रक्रियाएं सरल और समावेशी हो पाएगी, सभी तक आसान भाषा में पहुँच होगा। पिछले करंट अफेयर्स में हमने बताया था कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? तो वो बना है बिहार का मधुबनी जिला, बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है। अब ये हमारे ट्रम्प भाई साहब अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प भाई साहब। कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हटने का निर्णय ले लिया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसकी स्थापना भारत सरकार ने फ्रांस के साथ मिलकर किया था। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अजय जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का निर्णय लिया 66, उसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस भी है। ट्रम्प भाई साहब इस सारे संगठन को बेकार कहते हैं, बोलते हैं सर्प में सिर्फ बैठक होता है, कोई निर्णय नहीं होता है। अमेरिका इसमें फंड के रूप में पैसा देता है, लेकिन कार्य इसमें कुछ नहीं होता है। इसलिए ट्रम्प भाई साहब इस सारे संस्थान से हट जाएंगे। इसका वैश्विक प्रभाव व्यापक रूप में पड़ता है। इससे WHO है, UNEP है, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, WH है, ये सारी संस्था, ये बहुत सारी संस्था, ये सब जलवायु परिवर्तन, विश्व महामारी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। आपको हमको प्रत्यक्ष रूप से इसका पता नहीं चलता है, लेकिन इसके लाभ हम लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से लेते रहते हैं। इसका प्रभाव व्यापक रूप से विश्व के कई देशों पर पड़ेगा, खास करके विकसित, विकासशील और गरीब देशों को। अगला है, गुजरात सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन नामक मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। कैंसर का पता कराने के लिए कौन लॉन्च किया है? आशा वैन कौन लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने, आपसे पूछेगा। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला गुजरात में बनाया गया था। और गुजरात में गिफ्ट सिटी की स्थापना की गई है। गिफ्ट सिटी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो कार्यालय खोला है या शाखा खोला, तो वो है कतर नेशनल बैंक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी। इन्होंने नई दिल्ली में तीसरे भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यानी भारतीय भाषाओं पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो कहाँ पर हुआ? वो उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया नई दिल्ली में। संयुक्त सैन्य गल्फ शील्ड अभ्यास 2026, ये जो है कैसा है? तो ये है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, इसके द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया। भारत और GCC के द्वारा किया गया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, याद रखिएगा। GCC की स्थापना 1981 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसकी स्थापना आबू धाबी में की गई थी। कहाँ? आबू धाबी में 1981 में। इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? तो इसमें UAE है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, बहरीन और कुवैत है। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो सऊदी अरब के रियाद में है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है, इसको आप लोग याद रखें। चौथा, टॉप सीरीज फॉर वीमेन इन इंडिया TCWI रिपोर्ट कौन जारी किया? तो
अवतार ग्रुप जारी किया है। इसके अनुसार बेंगलुरु महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? बेंगलुरु है। और दूसरे स्थान पे कौन है? चेन्नई है। तो चौथा टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया अवतार ग्रुप के द्वारा। ये महिलाओं के सेफ्टी पर्पस के लिए काम करती है वर्क पैलेसेस पर। तो उसके रिपोर्ट के द्वारा कि बेंगलुरु महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर है, चेन्नई दूसरे स्थान पे है। बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जाता है। और चेन्नई भारत में सबसे पहला शहर जिसने अपना फास्ट डिजास्टर यानी बाढ़ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, चेन्नई ने। मध्य प्रदेश और असम ने वन्य जीव विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी मध्य प्रदेश और असम जो है एक दूसरे के भीतर जिस राज्य में जो जीव अधिक हैं और जिस राज्य में जो जीव कम है एक दूसरे को ट्रांसफर करके वन्य जीव को संरक्षण करेंगे, पारिस्थितिकी संतुलन का आजमाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। माधव टाइगर रिजर्व भारत का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। उसके बाद असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, डिब्रू साइखोवा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तिरुपन्नकुंद्रम मंदिर है तमिलनाडु में। तिरुपरनकुंद्रम मंदिर तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दीप स्तंभ दिए जलाने की अनुमति दी गई है कि अब यहाँ पे दीप स्तंभ जलाया जा सकता है। अगला है भारत में नवाचार पारितंत्र को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, पहला पूछेगा कि भारत का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी शुभारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। और ये क्या काम करेगा? जो इनोवेशन होता है, खोज नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह विज्ञान रहित भारत का बढ़ावा देने में सहयोग होगा। तमिलनाडु डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने भारत का पहला राज्य है। आप लोग इसको याद रखें। डुगोंग संरक्षण दे नीलगिरी ताहर परियोजना, नीलगिरी के संरक्षण के लिए भी चलने वाले परियोजना का शुभारंभ तमिलनाडु सरकार ने ही किया है। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हवाई जहाज़ों का परिचालन होता है उसमें जितने भी परिचालन होते हैं उसमें से 80% परिचालन का देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसमें शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइंस कंपनी बनी है आकाशा एयर। पहली 5 कंपनी आप लोग याद रखिएगा। जो हम लोग स्पाइस जेट है 1, उसके बाद इंडिगो 2, उसके बाद आकाशा 3, उसके बाद एयर इंडिया 4 और एयर एशिया 5। एयर इंडिया 4 और एयर एशिया 5। तो ये 5वीं कंपनी भारत की बन गई है, याद रखिएगा। स्पाइस जेट, इंडिगो, आकाशा, एयर इंडिया और एयर एशिया, तो ये 5 है, याद रखिएगा। केई पन्योर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। केई पन्योर अरुणाचल प्रदेश का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। बायो हैप्पी जिला मतलब यहाँ पे सभी लोग जो है जैव विविधता का संरक्षण करके मानव कल्याण करेंगे और खुश रहने की बात करेंगे कि हम जैव विविधता का संरक्षण करके पर्यावरण और प्रकृति गोद में खुशी पूर्वक रह रहे हैं। और ये भारत का पहला जिला कौन बनने जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश का केई पेन्योर। यह MS स्वामीनाथन, जिनके 2024 में इनको भारत के रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो उन्होंने ही बायो हैप्पीनेस की अवधारणा दिया था और यह जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण को एकीकृत करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, भारत सरकार का ISO। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं जिसको ISO प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसके बहुत सारे प्रारूप होता है, उसी में से एक प्रारूप है ISO IES 42001। इस फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ये कंपनी है, ये भारत सरकार का यह प्रमाण पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी है। हर प्रकार की कंपनी को दिया जाता है ये, तो पेमेंट कंपनी के लिए IES 42001 ये बनाया गया है। तो कौन कंपनी बनी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम बनी है, भारत की पहली कंपनी। अगला है भारत के वैज्ञानिकों ने मैपेम्बा प्रभाव। मैपेम्बा प्रभाव क्या कहता है कि जो ठंडा जल है उसकी तुलना में गर्म जल अत्यधिक मात्रा में तुरंत क्यों बर्फ के रूप में जम जाता है। जैसे आप एक ठंडा जल दीजिए और एक गर्म जल दीजिए, दोनों को यदि आप जमने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाइएगा तो गर्म जल बहुत जल्दी रूप में जम जाता है बर्फ के रूप में। इसको मैपेम्बा प्रभाव कहा जाता है और इसका खोज मैपेम्बा नामक वैज्ञानिक ने किया था।
तो इसके अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है और ऐसा करने वाला दुनिया भारत का पहला देश बन गया है। अगला है कैलामेरिया मिजोरमिस, एक प्रकार की सांप है और मिजोरमिस से आप लोग समझ गए होंगे। मिजोरमिस मतलब मिजोरम में खोजी गई है और यह सांप की रेड स्नेक की नई प्रजाति का नाम है कैलामारिया मिजोरमिसिस। अगला है यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत द्वारा अंटार्कटिका में चलाए जा रहे खोज अनुसंधान अभियान मैत्री-2। भारत सरकार अंटार्कटिका में भारती, मैत्री और गंगोत्री नमक पहले चलाती है, तो उसी में जो मैत्री-2 अभियान चलेगा अनुसंधान के लिए अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव के पास, वहाँ पर यूएई सहयोगी रहेगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला है भारत बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान, ये बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान हम लोग जानते हैं कि इसकी घोषणा जो है शुरुआत 2019 में किया गया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो जल जीवन हरियाली अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन अनुकूल बिहार में बाढ़ और जो सूखा होता है दोनों को बेहतर तरीके से बिहार में इस आपदा के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना, नदी तालाब को पुनर्जीवित करना, वर्षा जल का संचयन करना, वृक्षारोपण करना, हरियाली बढ़ाना और बिहार के हरित आवरण को बढ़ा के 15% करना इसका लक्ष्य था। और इसका क्रियान्वयन बिहार सरकार के कई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य के अंदर विभाग होते हैं, तो ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण विभाग, बहुत सारे विभाग, शहरी विभाग जो शहरी और आवासन मंत्रालय विभाग है, सारे विभाग मिलकर इसका समन्वय कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। तो इसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। किसको? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पंचायती राज विभाग को, इसको याद रखिएगा। देश का जो 100 सबसे अधिक सड़क हादसा होता है, उस हादसा होने वाले जिले में बिहार के 6 जिले शामिल है। यह है पटना, गयाजी, नालंदा, सारण, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। इसको आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में 100 सबसे अधिक सड़क हादसे वाले जिले। भारत सरकार सड़क हादसे में जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए अब कैशलेस उपचार योजना लेके आ रही है। कैशलेस उपचार योजना, इसके तहत जो है जो रोगी सड़क दुर्घटना में घायल होंगे उसका 1.5 लाख तक का इलाज जो है 1 सप्ताह तक किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क होगा। और इसका लक्ष्य है कि उसके मृत्यु दर को कम करना, और इसमें शर्त है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए दुर्घटना का, तब जाके आपको सहायता मिलेगा। बिहार सरकार ने सकरा, मुजफ्फरपुर में जगह है सकरा, वहाँ पर हल्दी क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ जीआई टैग प्राप्त मेघालय की लकाडोंग हल्दी की भी खेती की जाएगी। तो हल्दी क्लस्टर कहाँ बनेगा? सकरा, मुजफ्फरपुर में, इसको याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर और लीची उत्पादन में बिहार में नंबर 1 पर है। बिहार में हल्दी उत्पादन में शीर्ष जिला समस्तीपुर है, इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना तेलंगाना में की गई है। भारत हल्दी के उत्पादन में नंबर 1 पर है और भारत में हल्दी की करीब 300 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 100 नए भूकंपीय वेधशाला खोलने का निर्णय लिया है। इसमें से 6 बिहार में स्थापित किए जाएंगे। भूकंप जो है वो पृथ्वी के अंदर जब जो चट्टानों में टकराहट होती है तब भूकंप उत्पत्ति होती है। इसका मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। जब भूकंप रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, जब इसकी तीव्रता 7 या उससे अधिक हो जाती है तो यह हानिकारक होता है और यह जान माल के क्षति का कारण बनता है। भारत को टोटल जोन जो है 5 तक के जोन में, टोटल 4 जोन में बिहार सहित भारत को भूकंप जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5 जोन में। इसमें जो बिहार का 80% जिला है वो भूकंप जोन 4 तथा 5 में आता है, जो सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में माना जाता है। अगला है बिहार समिति करंट अफेयर्स कि बिहार राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन हुआ है। बिहार के तहत सरदार पटेल पुलिस भवन है पटना में, बिल्ली रोड में, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ है। उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया और इसमें साइबर अपराध तथा सुरक्षा इकाई
एक इकाई की स्थापना की तथा मद्य निषेध एवं राज्य व्यापक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? तो सरदार पटेल पुलिस भवन पटना में। आपसे पूछेगा कि राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इसमें साइबर अपराध तथा सुरक्षा एक यूनिट की स्थापना की गई और एक ब्यूरो बनाया गया निषेध एवं मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक, जो मेनली ड्रग तस्करी होता है, जो शराबबंदी बिहार में, उसे बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए, उसके लिए बिहार सरकार ने ये घोषित किया है। अगला है दरभंगा के खंडवाला राजवंश। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के 1857 में भारत से जो क्रांति हुई, उसके बाद भारत सरकार के कई जो राजघराने थे उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत का जो बिहार का जो दरभंगा महाराज था, जिसको खंडवाला वंश कहा जाता है, ये भी अंग्रेजों के अधीन रहकर कार्य करते थे और उसके अंतिम महाराजा थे डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह। उनकी धर्मपत्नी दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी थी काम सुंदरी देवी। इनका निधन जो है कल दरभंगा में हो गया और इनके नाम पर एक काम सुंदरी फाउंडेशन भी काम करता था, जो बिहार और उसकी जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था। अगला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, भागलपुर सबौर में। इसके वैज्ञानिकों ने प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक का प्रयोग करके नियंत्रित तापमान में बिहार के जलवायु अनुकूल केसर के पौधे विकसित किए हैं। यानी बिहार में भी अब केसर के पौधे की खेती हो सकती है, क्योंकि केसर के लिए निम्न तापमान वाली सिर्फ करेवा मिट्टी का जो मिट्टी होता है, आपसे पूछेगा कौन मिट्टी में केसर की खेती होती है, तो केसर की खेती होती है करेवा मिट्टी में। तो करेवा की खेती के लिए जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी मुख्यतः जम्मू कश्मीर की घाटी में पाया जाता है, कश्मीर घाटी में पाया जाता है, तो वहीं केसर की खेती होती है निम्न तापमान पे। अब बिहार सरकार के तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसी किस्म विकसित कर ली है जिसका खेती जो है बिहार में भी हो सकता है, और इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधे विकसित किए हैं। केसर के उत्पादन में ईरान जो है विश्व के नंबर 1 पे स्तर पे है और भारत में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला है बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पे होता है। बाद में बिहार और यूपी जब दोनों साथ थे तो एक बाण सागर जलाशय परियोजना था, जो कि बिहार और यूपी के बीच में विवाद का कारण था, जो कि 1973 में हुआ था समझौता। उसके बाद चूंकि बिहार से झारखंड अलग हो गया तो झारखंड भी इसमें से पानी की मांग करने लगा था, तो ये बिहार और झारखंड के बीच में विवाद का कारण था बाण सागर जलाशय समझौता के बाद। तब जाके बिहार सरकार ने अपने क्षेत्र में इंद्रपुरी जलाशय बनाने का निर्णय लिया, जिसे पूर्व में कदवा जलाशय कहा जाता था। ये भी आपसे नाम पूछेगा, कदवा जलाशय कहाँ या इंद्रपुरी जलाशय कहाँ है, तो यह बिहार के रोहतास में है। तो उसके पानी के बंटवारा के लेके अब हो गया और इससे अब इंद्रपुरी जलाशय बनने का रास्ता साफ हो गया है। सोन नदी का जो 750 मिलियन 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उसमें से बिहार को 5 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2.7 मिलियन एकड़ फीट का पानी मिलेगा। बिहार यहाँ 150 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना बनाएगा और बिहार के पटना, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले को फायदा मिलेगा। टोटल 8 जिले को लाभ मिलेगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये बिहार समिति का इंटरफेरेंस हुआ। अगला है ब्रिक्स। BRICS एक ये संस्था है जो कि विश्व के उभरते विकासशील देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा और इसके लिए नमस्ते प्रारूप में कमल के फूल युक्त एक ऐसे टाइप का नमस्ते भारत में जो होता है वैसे करके बनाया गया है। नमस्ते प्रारूप में ये लोगो बनाया गया है, इसमें अलग अलग रंग दिखाए गए हैं और पंखुड़ी है कमल का, इस टाइप का क्या बनाया गया है, लोगो के रूप में लॉन्च किया गया है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई है। इसमें उस समय भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन था। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। बाद में 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स रख गया। वर्तमान इसमें ब्रिक्स इस 5 देश के अलावा मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई तथा सऊदी अरब भी शामिल हुआ है। चूँकि अर्जेंटीना ने भी इसमें शामिल होने का निर्णय दिखाया था, दिलचस्पी दिखाया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में ये शामिल नहीं हुआ, तो ये हो गया ब्रिक्स के 11 देश। ब्रिक्स का एक अपना बैंक है जिसको NDB
नेशनल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 2014 में फोर्टलेजा घोषणा में हुई थी और इसकी स्थापना मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चीन में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, संघाई चीन में ब्रिक्स के नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। यूपीएससी का प्रश्न है कि एनडीबी किसका बैंक है, तो ब्रिक्स देशों का बैंक है। एनडीबी इसका मुख्यालय संघाई में है। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है टिमोथी चालमेट को। ड्रामा कैटेगरी में ये एक प्रकार का सिनेमा जो फिल्म टीवी पे दिखाया जाता है उसमें ये मिला है, तो टिमोथी चालमेट को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर फिल्म में हामनेट को मिला है। कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है और सहायक अभिनेत्री में टियाना टेलर को मिला है। आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिएगा, बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। अगला है एलन मस्क की कंपनी, जो जिसकी कंपनी टेस्ला है, एक्स है जिसको हम लोग पहले ट्विटर कहते थे, तो उसी के कंपनी एक्स एआई ने विकसित किया था एआई ग्रोक। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं भारत में भी ये ग्रोक चलता है और ये कई प्रकार की जानकारी साझा कर देता है। तो ग्रोक जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया का पहला देश बना है मलेशिया तथा इंडोनेशिया, दोनों ने एक साथ इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनका कहना है कि इस टूल का प्रयोग अश्लील तथा बिना सहमति के डीप फेक चित्र तैयार करने के लिए किया जा रहा था। जैसे आप इसको एक ग्रोक को एक फ़ोटो भेजिए किसी महिला का और इसको कहिए कि हेलो ग्रोक, आप इस फोटो को न्यूड कर दीजिए या बिकनी फ़ोटो को या किसी प्रारूप में कर दीजिए, तो वो इस फोटो को कर देता है। तो इसलिए इंडोनेशिया ने और मलेशिया ने इसको बैन कर दिया। साथ ही साथ इस फोटो का बनान जैसे मोदी जी के या किसी नेता के या किसी रूस के राष्ट्रपति का या आपका मेरा किसी का भी ये पर्सनल फोटो का यूज करके बिना अनुमति के डीप फेक वीडियो एआई चित्र बना देता था। तो इसलिए सुरक्षा के पर्पज से भी व्यू से निजता के उल्लंघन के व्यू को रोकने के लिए एआई ने पर किसने चैट ग्रोक पर प्रतिबंध लगा दिया, मलेशिया और इंडोनेशिया ने। 16 उपग्रह को लेके जा रहा था। साथ ही साथ एक था भारत का EOS 0N1, इसको भी याद रखिएगा, पूछेगा 16 उपग्रह EOS 0N1 सहित 16 उपग्रह को अपने साथ ले जाया जा रहा भारत का PSLV C62 अपने प्रक्षेपण के बाद तकनीकी खराबी आ गई और चौथे चरण में तकनीकी खराबी आ गई। कब आ गई थी? चौथे चरण में। तो चौथे चरण में तकनीकी खराबी आ गई और PSLV का C62 नामक प्रक्षेपण जो है वो नष्ट हो गया और ये असफल हो गया। इससे पूर्व भी C61 जो PSLV का था जिसमें EOS 09 उपग्रह था वो भी असफल हो गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये 61 हुआ, 62 हुआ। PSLV का जो अलग अलग मिशन होता है, इससे C मतलब कॉमर्शियल, जो 60 नंबर का मिशन था उससे स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। 59 के मिशन से जो यूरोप का जो प्रोबा मिशन था उसको लॉन्च किया गया था। तो 58 नंबर का मिशन था, इससे भारत का एक्सपो सैट लॉन्च किया गया था। एक्सप्लोरी जो सैट था वो ये लॉन्च किया गया था। 57 नंबर से जो PSLV C57 था, इससे भारत का आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 57, 58, 59 और 60 ये 4 सफल रहे थे। 61 और 62 लगातार 2 मिशन असफल रहे हैं इसरो का, इसको आप लोग याद रखिएगा। ईरान, चीन और रूस दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस का आयोजन कर रहा है। कौन कौन? ईरान, चीन और रूस याद रखिएगा। चूँकि अमेरिका ने वर्तमान में ईरान को भी धमकी दी है, तो तीनों देश ने आपस में एकजुटता दिखाने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो देश है नीचे उस अफ्रीका महादेश के उसके जलीय क्षेत्र में नौसैनिक युद्ध अभ्यास विल फॉर पीस का आयोजन किया है एकजुटता दिखाने के लिए। जो अगस्त 2019 में अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी, उसके बाद भारत सरकार ने सभी संबंध अफ़गानिस्तान सरकार से तोड़ लिए थे, तालिबान की सरकार से। वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में जो बदलाव हो रहा है, पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका को अधिक हो रहा है, चीन की तरफ वो झुका दिख रहा है, तो उससे रोकने के लिए भारत तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहा है और अफ़गानिस्तान में अपने पहले राजनयिक दूतावास के रूप में मुफ्ती नूर अहमद को नियुक्त किया है। आपसे पूछेगा तालिबान सत्ता वापसी के बाद से भारत में नियुक्त पहला राजनयिक कौन है तालिबान का, तो मुफ्ती नूर अहमद है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1984 से मनाया जा रहा है
और ये मनाया क्यों जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। 1857 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन परमहंस की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि परमहंस जी को ये अपना गुरु मानते थे। और जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस में जो कार्यक्रम हुआ, उसी में एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी थे, ये इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के एक सफाई कर्मी है लक्ष्मम्मा, यह हाल फिलहाल में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी जीवनी पर एक प्रोफेसर है, नाम है वाई लक्ष्मी प्रसाद। इन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम था अग्नि सरसुल्लो विकसिंचिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये तमिल भाषा में लिखी गई है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है, तो इसीलिए तेलुगु भाषा में लिखी होने का इसका नाम अग्नि सरसुल्लो विकसित चिना कमलम द्रौपदी मुर्मू है। इस पुस्तक का विमोचन अरुणाचल आंध्र विश्वविद्यालय की सफाई कर्मी लक्ष्मम्मा ने किया है। तो पूछेगा कहाँ की सफाई कर्मी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में पुस्तक का आयोजन किया गया, विमोचन किया गया? तो आंध्र विश्वविद्यालय के पे आपको याद रखिएगा। सफाई कर्मी का नाम है लक्ष्मम्मा और लेखक हैं पूर्व सांसद वाई लक्ष्मी प्रसाद। आपसे यह है भारत सरकार का जो नल जल योजना था, बिहार सरकार का भी, तो नल जल योजना में जो नलों के माध्यम से जो पानी आता था, तो वो शुद्ध है नहीं है, ये अलग बात होता था, लेकिन सबको पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता था। तो लोग इसके पीने की जगह अन्य कार्यों, कृषि कार्य, बागवानी, भैंस गाय धोने में इसका यूज अधिक करते थे। बिहार में इसका बर्बादी सबसे ज़्यादा होता है। लोग गाय भैंस धोने के लिए, पशुओं को नहाने के लिए नल जल योजना के पानी का यूज करते हैं। लेकिन पूरी जो उड़ीसा का, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पूरी उड़ीसा में, और सूर्य का कोणार्क मंदिर है जिसे सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है, तो वहाँ नलों के माध्यम से नागरिकों को शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पूरी उड़ीसा जो है भारत का पहला शहर बन गया है, जहाँ आप लोग नल के पानी को बिना किसी शुद्धिकरण यंत्र लगाए भी डायरेक्ट आप पानी पी सकते हैं। वो पीने योग्य बेहतर पानी होता है। अगला है इंटरसेक, ये दुबई वर्ल्ड सेंटर में हुआ था। इसका उद्देश्य है, ये दुनिया का सबसे पहला और अनोखा जो है प्रदर्शनी था। किसका प्रदर्शनी था? तो सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा संबंधित, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंटरसेक का। ऑपरेशन हॉक आई एयर स्ट्राइक, ये यूएसए द्वारा सीरिया में डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर चलाया गया ये क्या था? अभियान था, जो कि ऑपरेशन हॉक AI के नाम से चलाया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा चलाया गया। कहाँ चलाया गया? तो सीरिया में। तो आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन हॉक आई का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अमेरिका के द्वारा। जैसे कुछ प्रमुख ऑपरेशन में हम समझ सकते हैं कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसद, पाकिस्तान जो भारत जो ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान पर, तो उसके उपलक्ष्य में पाकिस्तान ने बुनियान अल मरसद चलाया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हम लोग जानते हैं, अमेरिका ने ईरान पर परमाणु ठिकानों पर चलाया था रात में। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार ने ईरान में फंसे नागरिकों को लाने के लिए चलाया था। और ऑपरेशन नॉर्निया चलाया था इजराइल ने ईरान पर उसके परमाणु ठिकानों के खिलाफ। और इजराइल द्वारा ईरान पर चलाया गया था ऑपरेशन जाइजिंग लायन। और ऑपरेशन जियोडेंस चोराइट्स, ये चलाया था इजराइल द्वारा गजा पर। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रमुख ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन बसायत अल फत, ईरान द्वारा कतर में यूएस एयरबेस पर जो हमला हुआ था उस पर। और ईरान जो है इजराइल पर जो हमला किया हुआ था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ये प्रमुख ऑपरेशन आप लोग याद रखिएगा, ये सारे प्रमुख ऑपरेशन थे। अगला है बीमर ट्रायंगल, ये एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के संविधान जो आपातकालीन उपबंध है वो बीमर से लिया गया। बीमर कहाँ का संविधान था? तो जर्मनी के संविधान को बीमर कहा जाता था। तो उसमें बीमर क्षेत्र में जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड ने मिलकर 1991 में एक स्थापना के संघ बनाया था, जिसका नाम था बीमर ट्रायंगल कूटनीति। इस बैठक में पहली बार भारत भाग लिया है। और पूछा कि बीमर ट्रायंगल में निम्न में से कौन सा देश नहीं शामिल है? तो इन तीनों के अलावा कोई चौथा यूरोपीय देश का ऑप्शन आपको दे देगा। इसका उद्देश्य था एकजुट, सुरक्षित तथा लचीला यूरोप बनाना।
अगला है एपेडा, ये भारत सरकार का कृषि के क्षेत्र में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के तहत आता है और ये कृषि निर्यात को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य कार्यालय भारत के नई दिल्ली में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कुछ दिन पहले पटना में भी खोला गया था। अब इसका क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर में खोला गया है। दविंदर सिंह गर्चा, ये भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। 1980 का जो मास्को में ओलंपिक हुआ था, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, वहां के उस टीम के हॉकी खिलाड़ी थे दविंदर सिंह गर्चा। इनका निधन हो गया। अगला है यूएन महासचिव पुरस्कार, जो यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना, विश्व के कई देशों से, इजराइल हो गया, मतलब दुनिया के सीरिया हो गया, सूडान हो गया, दुनिया के जिन देशों में गृह युद्ध छिड़ा रहता है, वहाँ उन देशों की सहमति से यूनाइटेड नेशन जो है वो शांति सेना भेजती है, जिसको यूएन पीस कीपिंग कहा जाता है। उसमें भारतीय सेना भी योगदान देती है। उसी की एक मेजर है, मेजर स्वाति शांता कुमारी। उसको लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए और शांति स्थापना के लिए उत्कृष्ट योगदान के रूप में यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया। किनको ये दिया गया? मेजर स्वाति शांता कुमारी को। इसको आप लोग याद रखिएगा। माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुरुआत किया और यह नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लाया गया है। सुपर कंप्यूटिंग तेज कैलकुलेशन करने के लिए बना कंप्यूटर होता है। जैसे भारत का परम है, परम सुपर कंप्यूटिंग, जापान का फुगाकू है, भारत में राबर्ट है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी में कामरूप, गुवाहाटी में परम सुपर कंप्यूटर की मतलब सुपर कंप्यूटर कामरूप लगा हुआ है। उसके बाद परम सुपर कंप्यूटर बुद्धा लगा हुआ है, बिहार के बिपार में बन रहा है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर गंगा, वो आईआईटी कानपुर में है। तो ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं जो कार्य करते हैं, जिसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है भारतीय सेना समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से हल्दिया, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर नया नौसैनिक हवाई अड्डा बना है। भारत सरकार का जो नौसेना है, रक्षा मंत्रालय का नौसेना, वो अपना नया नौसैनिक हवाई अड्डा कहाँ बनाएगा? नौसैनिक अड्डा बनाएगा हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। विराट कोहली सबसे तेज मात्र 624 पारी में 28 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनके आगे मात्र सचिन तेंदुलकर जी हैं। साथ ही साथ इन्होंने उनका भी रिकॉर्ड सबसे तेज 28,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इनके आगे वर्तमान में मात्र तेंदुलकर साहब जी हैं। और कल इन्होंने संकारा का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे अधिक रन बनाने में दूसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। अगला है यूएस फेडरल ड्रग्स एजेंसी, ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की ड्रग्स कंट्रोल एजेंसी है। उन्होंने थैलीसीमिया बीमारी होता है, एनीमिया, रक्त की कमी होती है, और थैलीसीमिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। इन दोनों की बीमारी के लिए पहली ओरल दवा मटापिवेट एक्सक्वेमे को मंजूरी किसने दिया है? यूएसएफडीए ने दिया है। एनीमिया क्या है? खून की कमी संबंधी बीमारी है, और थैलीसीमिया में रक्त का थक्का नहीं जनता है। अगला है सांझा शक्ति अभ्यास, ये इसका आयोजन भारत में पुणे में महाराष्ट्र में किया गया, और ये भारतीय सेना का नागरिक संलयन संबंधित बचाव अभियान है कि यदि आ जाए तो वर्तमान परिस्थिति में कैसे कार्य किया जाए उसके लिए। अगला है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस रेवती मोहंत डेरे। मेघालय की पहली महिला सीजीआई कौन बनी है? जस्टिस रेवती डेरे। आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहाँ मेघालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस रेवती मोहंती डेरे। और भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और याद रखिएगा, भारत में अभी तक महिला के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के अभी सूर्यकांत जी हैं, तो भारत की आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं बनी। अक्का पाडे योजना, ये योजना लाया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा महिला तथा नाबालिगों लड़कियों की सुरक्षा हेतु। तो ये हम लोग का वीडियो था 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2025 के बीच। उम्मीद करते हैं आप लोग का ये वीडियो पसंद आएगा। यूट्यूब पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपनी तैयारी को धार देते हुए डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स तैयार कीजिए और उसको लिखते रहिए। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते